दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सबका स्वागत है और 4 PM के हमारे नेशनल समिट जो प्लेटफॉर्म है सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए ऐसा है कि हम तो अब आज एक जो बात करने वाले हैं वो वांसदा से जो कांग्रेस के विधायक हैं अनंत पटेल साहब, जो वो सीट जो है वो एसटी मतलब कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। और अनंत पटेल साहब जो हैं वो कांग्रेस से विधायक हैं और बड़े जुझारू और बड़े तेज तर्रार एक नेता आदिवासी समाज के माने जाते हैं। तो आज सोचा हमने कि हम उनसे बात करके पूछे कि भाई आपसे आदिवासी समाज की उम्मीदें हैं क्या, और दूसरा कि आदिवासी समाज के ये जो वन बंधु योजना और ये सब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें सालों सालों से चल रही है गुजरात में, तो क्या उसका कुछ फायदा वायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, और अभी भी किन चीजों का संघर्ष है जो वो कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि ये जीत कैसे गए। ये भी तो एक बड़ा इश्यू है कि सिर्फ 17 लोग जीते हैं कांग्रेस में, उनमें से ये एक है। और ये जादू, ये कमाल कैसे कर दिया अनंत पटेल साहब ने। तो यहीं से शुरुआत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे जीते भाई, ये बताइए। जीतने की उम्मीद तो थी और जी। लड़ेगे जीतेगे का नारा भी था हमारा, और लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। जड़ जंगल जमीन का जो इश्यू था आदिवासी समाज में, और जड़ जंगल जमीन के लिए हम लड़ रहे थे। उसमें पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात हो, भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर की बात हो, और डांग में देखा जाए तो लेपर्ड सफारी पार्क, दाहोद में रतन महल प्रोजेक्ट, नर्मदा में केवड़िया प्रोजेक्ट, ये सब की बात हो, तो हमने जो आंदोलन चालू किया था उस हिसाब से आदिवासी समाज ने, जो मेरी विधानसभा थी, मेरा मत क्षेत्र था, उनके सभी लोगों ने सोच लिया अगर हमारे लिए कोई लड़ सकता है तो वो अनंत पटेल है। और इसीलिए 2017 में जितने वोट मुझे मिले उससे दुगने वोट, पिछली बार मुझे 18,000 मिले थे, इस बार हमें 36,000 जैसे वोट मिले। यानी मेरी जो बहुमति थी, मेरा जो वोट शेयर था वो डबल हो गया। इसीलिए, और लोगों के बीच जाना, उठना बैठना, उनके लिए लड़ना, यही यही मेरे जीत का कारण है। अनंत भाई, हमको बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि अब मयूर भाई गुजरात चुनाव खत्म हो गया, अब इससे बाहर निकल जाओ, है ना। तो हम ये उनको कहते हैं, कहना भी चाहते हैं। और चलिए आप मौजूद है और आपकी मौजूदगी में हम कह देते हैं। कुछ लोग जो है ट्विटर पे हमको बहुत कुछ कह रहे हैं, अभी अभी कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा था चुनाव के दौरान अनंत भाई कि हमको किसी एक पार्टी की सरकार बनती नजर नहीं आ रही है, ये हमने कहा हुआ था, ठीक है। और हमने ये भी कहा था डंके की चोट पे कि ये जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें आएंगी और बीजेपी का वोट शेयर 38% तक कम हो जाएगा, मतलब 38% तक आ जाएगा कम होके, और वो जो है उनका वोट शेयर बहुत बढ़ जाएगा, तो हम उससे भी सहमत नहीं थे। हमने एक बार ये कहा था कि संभावना हमको दिखती है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन अकेले नहीं, कांग्रेस के साथ मिलके। तो अभी भी जो है वो ट्विटर पे बहुत चल रहा है कि माफी मांगो मयूर जानी वगैरह वगैरह सब चल रहा है, वो ठीक है। इसका कोई हमको आपत्ति नहीं है। तो अच्छा, वो आप ही के जो माफी मंगवाना चाहते हैं हमसे वो कांग्रेस के समर्थक हैं जो गांधी जी का चेहरा लेके खड़े हैं, ठीक है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। पर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं अनंत भाई कि आप कैसे देखते हैं गुजरात चुनाव को। जैसे आप सिर्फ 17 लोग ही जीते हैं, जहां हालांकि हम तो ग्राउंड पे गए थे। हाँ, ये बात सच है कि हम आदिवासी क्षेत्र में नहीं गए थे, ये भी सच है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र को छोड़कर हम जहां जहां गए थे, कुछ बहुत सारी जगह पे गए थे, हमको कहीं नहीं लगा था कि किसी एक पार्टी की सरकार बन रही है, ये हमको नहीं लग रहा था।
आप कैसे देखते हैं इस जो जो गुजरा हुआ चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं? क्या हुआ है? मतलब 156 सीट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर। गुजरा हुआ चुनाव देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बी टीम बन के काम किया है। आप उनके वोट शेयर ओके। देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं उसमें वोट शेयर देखिए, तो उसको 25,000 30,000 ऐसे वोट मिले हैं, जो किसी भी तरह से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उनका उनका जो सिटी में, शहर में उनका जो जितना प्रचार प्रसार था उतना गांव में नहीं था। फिर भी ठीक है। फिर भी वो लोग ज्यादा से ज्यादा वोट ले गए। उसमें बीजेपी को भी इतना वोट नहीं मिला, कांग्रेस को भी नहीं मिला, फिर भी आम आदमी पार्टी को मिला है। और उसका क्या कारण है और वो कैसे मिला, वो हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए। और जो केजरीवाल जी ने बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सिटी में, शहर में उसका ज्यादा से ज्यादा पहले चरण में, दूसरे चरण में आप देखा जाए इलेक्शन से पहले जो उन्होंने शहरों में जो काम किया था, गारंटी कार्ड बांटने का, जो सिटी की पब्लिक थी, जो वोटर्स थे, उसको उसको कैसे अपने अपने पास खींचा जाए, वो वो लेने के लिए वो नाकामयाब हुए। लेकिन उन्होंने बीटीपी के साथ गठबंधन किया और बीटीपी के साथ गठबंधन बंधन करके उसके कई चेहरे, युवा चेहरे हैं, उसको अपने पास ले लिया और उनको टिकट दी और बीटीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। और यही कारण है कि आदिवासी क्षेत्र में उनका वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन ये वोट शेयर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के लिए बढ़ा नहीं है, लेकिन कोई तीसरी पार्टी आ गई है। अभी तक आदिवासी क्षेत्र में जो युवा थे और आदिवासी वोटर्स थे, वो ओनली और सिर्फ कांग्रेस के साथ थे। उन्होंने कई ऐसे आंदोलनकारी को अपने साथ ले लिया, उन्होंने कई ऐसे चेहरों, युवा चेहरों को अपने साथ लिया, इसके कारण यही हुआ है। लेकिन ये ऑलवेज नहीं है, ऑल टाइम नहीं है। उन्होंने जो जो लालच थी आदिवासियों को, जो गारंटी कार्ड दिया, उसमें कुछ ऐसे नए लड़के उनकी बातों में आ गए। लेकिन बाद में अभी इलेक्शन के बाद उन्होंने देखा कि केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम का काम किया है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम थी? श्योर श्योर। हम ये मानते हैं कि वो आरएसएस की बी टीम है। ये हमारा मानना है। और हम ये एक ही बोलते बात हैं, है। हम ये बोलते हैं, बड़े मतलब खुलेआम बोलते हैं हम, उसमें कोई वो नहीं रखते हैं, कि हमको लगता है कि वो आरएसएस की बी टीम है। पर अच्छा, ये एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये है अनंत भाई कि आप पर हमला भी हुआ था चुनाव से पहले। वो क्या था पूरा मामला? मैं मेरे मत क्षेत्र के बाहर खैरगाम तहसील है, वहां पे खैरगाम गांव के सरपंच के यहाँ मीटिंग थी, वहां पे जा रहा था। और जिला पंचायत के प्रमुख, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, नवसारी जिला पंचायत के अध्यक्ष भिखू भाई आहिर, उन्होंने और उनके लड़कों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया और मेरे गाड़ी के कांच तोड़ दिए, गाड़ी खोली और मुझे उतार के मुझे पीटा गया, मेरे पे हमला किया गया। और एक ही बात उन्होंने बोली थी कि आदिवासी समाज के मुखिया बन रहे हो, नेता बन रहे हो, तो हम आपको यहां से जिंदा जाने नहीं देंगे। बाद में क्या बात है। पब्लिक, हाँ, बाद में पब्लिक ने देख लिया, सब दौड़ के आ गए। वो 40 से 50 थे, वो भाग गए। उसके बाद हमने वहां पे प्रोटेस्ट भी किया। हमने पुलिस को ये बताया कि जल्द से जल्द उनको पकड़ो, लेकिन अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। अच्छा, एफआईआर वगैरह कुछ हुई है क्या? एफआईआर तो रात को हो गई थी, लेकिन उसके 10 दिन बाद मेरे पे 4 एफआईआर हो गई। अच्छा, आप उल्टा हो गई चाल। उल्टा मेरे पे 4 एफआईआर हो गई। ये गुजरात है, यहाँ पे जो सरकार बोलेगी वही होगा। अच्छा, अब आपको मूल मूल सवाल पूछता हूं मैं अभी। बोले। भाई साहब, आपसे आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी उम्मीद क्या है? क्या चाहते हैं कि आप क्या करके देंगे? क्योंकि आप देखिए, एक तो आदिवासी समाज से कुछ बहुत चंद लोग
अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं विपक्ष में, ठीक है, विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं। चेतन वसावा साहब हैं एक, वो जो अभी नए नए बीटीपी से जुड़ के फिर अलग होके फिर वो आम आदमी पार्टी में गए और फिर वो चुन के आए वहां से डेडियापाड़ा से। एक आप तो लगातार कर रहे हैं प्रतिनिधित्व, ठीक है, आदिवासी समाज के, एक तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि गुजरात में आदिवासी समाज के मूलतः जो जो प्रॉब्लम्स हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जो इश्यूज हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुए, वो क्या है, और आपसे क्या उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है समाज, ये बताइए। क्योंकि इसलिए बीच में पहले खत्म कर दूं कि आपके बहुत बड़े नेता जो मोहन सिंह राठवा साहब थे कांग्रेस के, वो चुनाव से पहले चले गए बीजेपी में। तो जो विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, आपसे क्या उम्मीदें हैं और मूलतः इश्यू क्या है, ये बताइए दर्शकों के लिए। गुजरात के आदिवासी समाज के जो इश्यू है, वो इश्यू हम गुजरात में 14 जिलों में सभी आदिवासी समाज रह रहे हैं। वहीं पे हमारी जड़ जंगल जमीन है। मूल आदिवासी जो है वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और अभी गुजरात में आदिवासी अस्मिता जो है वो खतरे में है। सभी जगह पे गुजरात सरकार ने 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे लगाए हैं, जो रोड के प्रोजेक्ट है, जो बांध के प्रोजेक्ट है, जो नेशनल पार्क के प्रोजेक्ट है। किसी ना किसी तरीके से 14 जिलों में जो आदिवासी बस्ती ज्यादा है, वहां की जड़ जंगल जमीन पे हमला यह गुजरात सरकार ने किया है। किसी ना किसी तरीके से उसकी जमीन के पट्टे में से रास्ता बड़ा निकाला जाए। वो जंगल के बीच में उनका गांव है, जंगल के बाजू में उनका गांव है, तो ये नेशनल पार्क कैसे बन जाए। केवड़िया की बात हम करेंगे तो केवड़िया में अभी 33 गांव ऐसे हैं जो सरकार उनको खाली कराना चाहती है। वहां पे प्रवासन धाम, वहां पे टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात कर रही है। वहां के सभी 3 से 4 गांव के लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है। उसकी जड़ जंगल जमीन ले ली गई है। उसको उनको मुआवजे के लिए कोई रकम ऐसी बड़ी मिली नहीं है। और हमें मुआवजा चाहिए ही नहीं। हमें हमारी जमीन में रहना है, हमें हमारे जंगल के साथ रहना है, हमें हमारी प्रकृति के साथ रहना है। हमें कंक्रीट के जंगल में नहीं रहना। हमारी अस्मिता वहां पे है। हमारे प्रकृति देव देवी सभी हमारे जंगल में है, हमें उसके साथ रहना है। और ये सभी आदिवासी यही सोच रहे हैं कि सरकार अभी हमारी जड़ जंगल जमीन ले लेंगी। जैसे हमारे पास पैसा एक्ट 1996 है। गुजरात सरकार ने पैसा एक्ट 2017 का दिया। जो दो 1996 वाला पैसा एक्ट था, उसमें कई बदलाव ये भाजपा सरकार ने किए हैं। जो जमीन के लिए और कोई प्रोजेक्ट अगर वहां से लेना है तो वहां की ग्राम सभा के पास पहले से वो प्रस्ताव रखना पड़ेगा। अगर ग्राम सभा बोलेगी कि हमें ये प्रोजेक्ट करने देना है तो करेंगे, लेकिन ये ग्राम सभा को ये सरकार पूछ भी नहीं रहे हैं। और उसके साथ हम अनुसूची 5 शेड्यूल 5 क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन हमें जो हक अधिकार मिलना चाहिए, जो भारतीय बंधारण के हिसाब से, वो अधिकार हमें ये सरकार नहीं दे रही है। और हमें किसी ना किसी तरीके से विस्थापित करने में जुड़ी है और लगी है। तो अनंत भाई, ये संविधान के हिसाब से आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये जो वो जो जमीन वाले, जो मेरी बात हो रही थी रोमेल सुतरिया से, वो कह रहे थे कि जो कुछ जमीन को लेकर जो आपको वो जो मिलना चाहिए था, कुछ अभी भी 96,000 के आसपास कुछ बाकी है आपका जो हक मिलना चाहिए, ये सही बात है क्या? एकदम सही बात है। रोमेल सुतरिया जी कई सालों से हमारे बीच हम्म। काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें, हमारे पास बड़ी जमीन नहीं है। 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़ जमीन नहीं है। हमारे पास हम्म। जमीन है 1 बीघा, 2 गुंठा, 5 गुंठा ऐसी जमीन है। अगर हमारे पास जो जमीन ही छीन लेंगे तो हम खेती बाड़ी कहाँ करेंगे, हम पशुपालन कैसे करेंगे।
और हमें तो पहला यही मुद्दा है, पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के डैम का मुद्दा हो, भारतमाला का प्रोजेक्ट हो, और ग्रीन फील्ड स्ट्रेट प्रोजेक्ट हो, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर हो, अभ्यारण्य का मुद्दा हो, हमें हमारी जमीन किसी भी तरीके से, किसी भी हिसाब से, कितने भी पैसे दो, हमें देनी नहीं है। क्योंकि जो भी है वो हमारी जमीन है, उसके ऊपर हम खेत बोएंगे तो ही हमारा घर चलेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन के पीछे लगी है। जैसे कई प्रोजेक्ट है वो कच्छ में आप कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट तो नहीं करने वाले हैं वो वहां पे, लेकिन यहाँ का पानी लेके कच्छ और वहां के इंडस्ट्री को देना चाहते हैं। हमारे कई ऐसा इलाका है, कई ऐसे एरिया है जहां पे सिंचाई का पानी नहीं है, फिर भी वो लोग यहाँ से पानी वहां पे ले जाने वाले। हमें पीने के पानी भी बॉर्डर विलेज में नहीं है, फिर भी वो पीने के पानी को लेके कोई बड़ी योजना नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ का पानी स्टोरेज करके दूसरी ओर ले जाएंगे और इंडस्ट्री को देंगे। अगर किसी को पीने के लिए यहाँ से पानी ले जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को चलाने के लिए यहाँ से पानी, यहाँ का जंगल, यहाँ का खनिज और यहाँ की जमीन वो लोग लेना चाहते हैं। इसके विरोध में ही हम आंदोलन कर रहे हैं और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लेके चिंतित भी है। और हमारी सभी आदिवासी अस्मिता जंगल से और यहाँ की जमीन से, यहाँ के डूंगर से, यहाँ के पर्वत से जुड़ी है, और हम उसके लिए ही हमारे सब हमारे लोग जो है वो चिंतित है कि हमारी जड़ जंगल जमीन बचनी चाहिए। अच्छा, आपसे क्या उम्मीद है? बहुत बचे कुचे विपक्ष में लोग हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपसे, आपके लोगों की? मयूर जी, मेरा तो एक ही नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे। और यही नारा है, हम विपक्ष में रहेंगे तो भी लड़ेंगे, सत्ता पक्ष में जाएंगे तो भी लड़ेंगे, हमारी जड़ जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे, हमारी शिक्षा के लिए लड़ेंगे और हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और यही नारे के साथ सभी की यही अपेक्षा है कि अगर आनंद पटेल विपक्ष में है, चेतर वसावा विपक्ष में है, तुषार भाई चौधरी विपक्ष में है, कांति खराड़ी विपक्ष में है, तो ये चार लोग किसी ना किसी तरीके से हमारी जड़ जंगल जमीन को बचाएंगे। और जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो आदिवासी विस्तार में, आदिवासी इलाकों में विनाश का काम करेंगे, उसके लिए, उसके आदिवासी के प्रोटेक्शन के लिए, जड़ जंगल जमीन को बचाने के लिए हम विधानसभा फ्लोर में भी लड़ेंगे और रास्ते पे उतर के आंदोलन करके वहां पे भी लड़ेंगे। अनंत भाई, मैं तो इतने 25 साल से इस राजनीति को देख रहा हूँ, ठीक है, विधानसभा बहुत कवर करता हूँ 5 सालों से कर रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि विधानसभा सेशन का महत्व ही धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब सेशन जो है वो तो अब उस जगह उस तरह से हो ही नहीं रहा है जिस तरह से एक्चुअली हुआ करता था, ठीक है। अब वहां पे आप वैसे भी जो है, अगर आप 17 और आम आदमी पार्टी के 5 मान के चलो तो 22 और 4 और लोग, आपकी तादाद तो कुछ है नहीं, कैसे अपनी आवाज उठा पाओगे? और फिर भी हमने तो हजारों बार ये देखा है कि अगर कुछ विपक्ष कुछ कहता है तो वो मार्शल आते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं, आपको मयूर जी, फेंक ऐसी देते ही हैं। बात है, लेकिन हम हमारे पौराणिक में जाएंगे तो पांडव भी 5 थे और कौरव भी 100 थे, लेकिन सत्य की जीत हुई। जो सत्य के साथ होगा, जो सच्चाई के साथ होगा, उसकी जीत होगी। हम भी तादाद में कम है, लेकिन अगर आप सबको 17 को और आम आदमी पार्टी 5 को देखेंगे तो सभी ऐसे नेता चुने गए हैं, ऐसे एमएलए हैं जो लड़ने वाले हैं, जो बैठने वाले नहीं है। और पहले की बात आपने जो की, जैसे फ्लोर पे जो बात होती होती थी और विपक्ष भी अपनी बात रखते थे, तो मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष भी सुनते थे। लेकिन अब कई सालों से ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर मार्शल हमें ले जाएंगे वहां से तो भी हम चुप नहीं बैठेंगे। हम हमारे हमारा जो हमारी जो बात है, लोगों की जो बात है, वो बोलेंगे। और हमारे साथ आप जैसे कई न्यूज है, न्यूज रिपोर्टर है और कई ऐसे पत्रकार है जो हमारी बात लोगों तक चलाएंगे, लोगों तक सुनाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
क्योंकि मैं बताऊं आपको कि अब तो मीडिया के लिए भी ये हो गया है कि एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है अंदर, आप जानते हैं, ठीक है। वो जब से वो जो पोर्नोग्राफी कांड कांड हुआ था, तब से मीडिया को भी जो है वो बड़ा सैंक्शन कर दिया गया है कि भाई दो महानुभाव को देखा गया था पोर्नोग्राफी देखते हुए, और वो दो कौन है आप जानते हैं, जो कहाँ बैठे हैं अभी आप वो भी जानते हैं। तो उसके बाद तो हमको भी जो है कहा गया कि सबको कि भैया आप बाहर रहो, आपको बाहर आके सब बाइट वगैरह सब या निवेदन वगैरह सब मिल जाएगा। तो वहां तो बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शन है ही है, और उसके साथ साथ सेशन के, विधानसभा सेशन का काम भी बहुत कम होता जा रहा है ना। कम अच्छा, होता जा रहा है। उससे ज्यादा हमने ये भी देखा है कि विपक्ष में भी, ये तो हमने लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष को भी अगर सवाल पूछने हैं, आपका एक, हम तो जानते हैं, दर्शकों को बता दें कि भाई ये पहले से होता है, जब जब फरवरी में अब जैसे सेशन होने जा रहा है विधानसभा का, तो उसकी तैयारी आनंद पटेल साहब को भी अभी अभी से करनी है। वो तुरंत नहीं होता है ना, वो तो अभी से करनी है। आप उनके अपने सवाल जो है, अपने अपने जो भी सवाल होते हैं, आपको उसको फॉर्म करना होता है, उसके बाद उसको आपको उस प्रक्रिया के तहत डालना होता है, फिर उस सवाल को वो तारांकित या अतारांकित प्रश्न के तौर पर उसको लिया जाता है, ठीक है। अब हमने तो ये देखा है सालों से कि विपक्ष के सवाल का जवाब, मतलब सवाल पूछने का मौका ही नहीं आता है। जो अगर आपके तारांकित सवाल भी हो, जो जो स्टार्ड क्वेश्चन हो, जो पूछे जाने चाहिए, उसके लिए आपको समय मिलना चाहिए। हम तो इतने साल से ये भी देख रहे हैं कि वो पूछने का मौका भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो, क्योंकि उस सवाल को अगर जवाब देना पड़ेगा तो फिर जवाब सही देना पड़ेगा, बिकॉज वो रिकॉर्ड पे रहता है। पर वो आप ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब पूछने के लिए आपको मौका ही नहीं मिलता है, ये मैंने देखा है। आप अपना अनुभव हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे आपने बताया एकदम सही बात है। अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो विधानसभा जिस दिन होती है उसके पहले ओवर यानी पहले घंटे में ये बात होती है। उसमें 60 सेकंड होती है और हम ज्यादा से ज्यादा सवाल सभी पूछते हैं। विपक्ष वाले भी पूछते हैं और सत्ता पक्ष वाले भी पूछते हैं। फिर भी अगर मैंने कुछ सवाल पूछ लिया, जैसे मैंने गणपत वसावा जी से सवाल पूछा था कि वनवासी वन बंधु ये शब्द जो है वो कहाँ से आए और आपने उसे कैसे लिया, हम तो आदिवासी है। तो ये सवाल ट्विस्ट करके, और अगर सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने सवाल पूछा तो ये सवाल का जवाब ज्यादा से ज्यादा विस्तृत तरीके से देंगे और लंबा, ज्यादा से एकदम ज्यादा लंबा। मिनटों का घंटों तक ये चलेगा और 2 3 5 सवाल में 1 घंटा पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। और ये सवाल ऐसे इंफॉर्मेटिव नहीं होते हैं। जैसे एक मुझे याद है, एक सवाल ऐसा था कि विधवा सहाय के लिए क्या क्या फॉर्म भरना पड़ेगा और कैसे उसको, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको चाहिए। अभी तक विधवा सहाय के लिए सरकार ने 2 साल में कितनी महिलाओं को पेंशन दिया। और ये सवाल तो ये तो एकदम जनरल सवाल है। वो तो कोई भी जाएगा, तहसील में जाएगा, मामलतदार ऑफिस मिल में जाएगा। जाएगा, उसको उसका मिल जाएगा। लेकिन उसका जो मंत्री जवाब देगा वो इतना लंबा खींचेगा, 20 30 मिनट तक खींचेगा, इतने लोगों को इतना दिया, इतने लोगों। लेकिन 1200 रुपये में एक महिला, विधवा महिला, 1 महीना कैसे पूरा करेगी? वो दूध बारह का सौ का बिल जो है, 10,000 रुपया करना चाहिए, वो बात नहीं बताएंगे। दूध का बिल, अगर कोई आदमी दूध भी अगर 500 ग्राम भी लेता है हाँ। दिन में एक बार, तो वो 28 रुपया है मिनिमम। 28। आप हिसाब लगा लो 1200 रुपये कहाँ चले गए आपके। सिर्फ एक दिन दूध पिएंगी तो भी उनका खर्चा 300 रुपया बाहर से लाना पड़ेगा। बाहर से लाना पड़ेगा। तो इसको इसको लेकर के आप कुछ नहीं बात कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है कि भाई सवाल पूछने का आप नंबर तो लगाते हैं, लेकिन नंबर आता नहीं, क्योंकि इतने वाहियात से आप जवाब दे देते हैं कि समय पूरा हो जाता है। इसका क्या कर सकते हैं आप लोग, कुछ कर सकते हैं क्या टेक्निकली? जो जो विधानसभा के जो भी नियम है, और बीच में तो क्या हुआ था, कोरोना में सवाल ही बंद कर दिए थे 2 दिन के हम्म। लिए। सवाल ही हम्म। नहीं पूछना है, नहीं तो कोरोना लग जाएगा। ऐसी बात कैसे कर सकते हैं वो मुझे मालूम नहीं। अगर फ्लोर पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब तो देना ही देना है।
लेकिन हमने जब पिछले साल, पिछले टर्म में 2017 में जब पहला दिन दूसरा दिन था, तभी हमने ऐसा बताया था, पूरे भारत में कोई भी राज्य में देखा जाए तो वहां पे जो भी विधानसभा चल रही उसकी सीधा प्रसारण आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ गुजरात और 2-3 ऐसे स्टेट है, वहां पे कुछ बात नहीं कर सकते, वहां वहां पे लाइव आप दिखा नहीं सकते। अगर आपका विधायक विधानसभा में बैठता है तो वो प्रजा के लिए क्या बात करता है, उसका सवाल क्या है, वो क्या सवाल पूछ रहा है, उसको भी उसको वो प्रजा को, जो वोटर्स है जिन्होंने हम पे भरोसा करके वोट दिया है, उसको भी मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, कई सालों से एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार बन रही है, वो क्या बोलेंगे, नहीं हमें नहीं, लाइव प्रसारण नहीं करना है, तो वो नहीं कर रहे। अभी हम तो तब तादाद में ज्यादा थे, तब भी हमने वॉकआउट किया था, तब भी हमारी बात नहीं सुनी थी, अब भी वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। बात सही है आपकी। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी तादाद में तो बहुत कम हो गया, अब आपके वहां आज ये घोषणा हुई है कि अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रचना की गई है कि भाई गुजरात चुनाव को लेकर अब तथ्य को जो है ढूंढा जाए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। 3 लोग हैं उसमें, नितिन राउत साहब के साथ। ठीक है, बड़ा ऑनेस्टली पूछते हैं आप, और मैं आशा करूंगा कि आप ऑनेस्टली जवाब दे दे हमको। क्या तथ्य निकालेंगे ये लोग? 2 हफ्ते में जवाब देना है। क्या तथ्य निकलेगा तो ये वो लोग बताइए। तथ्य तो वो लोग आएंगे, सबको सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में क्या है, साउथ गुजरात की बात अलग है, सौराष्ट्र की बात अलग है, सेंट्रल जोन की बात अलग है, और नॉर्थ जोन की बात अलग है। यहाँ पे पहले जैसे महाराष्ट्र के साथ जुड़े हुए थे साउथ गुजरात, और सौराष्ट्र एक अलग स्टेट था, तो वहां की जो मेंटालिटी है वोटर्स की, वो अलग है, साउथ की अलग है, सेंट्रल की अलग है, सौराष्ट्र की अलग है, ये सभी की अलग अलग है। और फैक्ट फाइंडिंग मेरे हिसाब से अगर किया जाए, तो जो कई सालों से कांग्रेस के साथ चिपक के बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे कई हमारे बुजुर्ग नेताओं को कांग्रेस के साथ रह के और मशवरा करके कई यंग लीडर को लाना पड़ेगा, नई सोच को कांग्रेस के साथ जुड़ना पड़ेगा, और नई सोच को आगे लाना पड़ेगा, जिसमें जिग्नेश भाई है, जिसमें इंद्र विजय सिंह है, कई युवा ऐसे लड़ायक मिजाज के नेता है जो पूरी गुजरात में ज्यादा से ज्यादा है, उसको स्टेज देना पड़ेगा, और उसको लाके और नए फेस को, नए चेहरे को गुजरात की कमान सौंपनी चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बदलाव आएगा। अगर पिछले बड़े नेता है, हमारे बुजुर्ग नेता है, हमारे बड़े आदरणीय नेता है, उनको एक अलग से कमेटी बना के उनको बिठाना पड़ेगा, और जो भी दौर देनी है, जो भी संचार देना है, वो नए खून को देना पड़ेगा, लड़ाई मिजाज वाले आंदोलनकारी को देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नया पानी आएगा, नया खून आएगा, नया जोश आएगा, और नया उमंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाजपा की एक ही नीति है, डराओ, धमकाओ, पीटो, पुलिस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, उसके घर पे जाके हल्ला करो, उसके घर पे अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको डराओ, यही नीति है। अगर डरने वाला होगा तो कांग्रेस के साथ उसको रहना नहीं है, लड़ने वाला होगा तो उसको कांग्रेस के साथ रहना है। आनंद भाई, आपको कभी नहीं कोशिश की गई कि यार आप भी आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, को केसरिया पहन लो और क्या चाहिए बताइए, क्या कर सकते हैं आपके लिए? ऐसा कभी पूछा नहीं गया क्या? ना, कई कई बार ऐसी बात हुई, लेकिन हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें केसरिया नहीं चाहिए, हम जिसमें है। जैसे 2017 में मुझे कांग्रेस ने मैंडेट दिया था, तब मैं तालुका पंचायत का प्रमुख था। यूथ कांग्रेस के 2009 से मेरी शुरुआत हुई, नेता बनो नेता चुनो के नारों से।
और मैं यहाँ पे खुश हूँ कांग्रेस में। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है विपक्ष में, फिर भी मैं खुश हूँ। मेरा अगर पार्टी, अगर सत्ता पक्ष या सरकार मेरा काम नहीं करेंगी तो हम रास्ते पे उतरेंगे, लोगों के साथ उतरेंगे, लोगों के काम के लिए उतरेंगे। बस यही मेरा मोटो है। मुझे केसरिया नहीं करना है, मुझे पार्टी नहीं बदलनी है। मैं यहाँ पे खुश हूँ। अच्छा, एक चीज जो हमको बहुत सारे कांग्रेस के मित्र कहते थे उस समय, जब 21 जिला पंचायत जीत ली थी 2015 में, उसके बाद हम बात करते रहते तो कह रहे थे कि भाई हमने जीत ली है तो प्रॉब्लम ये हो रही है, तहसील पंचायत हो, तालुका पंचायत जिसको कहते हैं गुजराती में, या जिला पंचायत हो, तो कहते थे कि वो जो फंड चाहिए हमको इस्तेमाल करने के लिए, विकास के लिए, तो वो उस पर जो है बूच मार दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, उसका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिया गया था, एक अफसर, और वो जो है पैसा रिलीज नहीं करता था। ये बात सच है क्या? श्योर। 2015 में मैं तहसील पंचायत का प्रमुख था हासदा में, और कई ऐसी नीतियां उन्होंने बनाई थी जो सीधा फंड हमारे यहाँ डेवलपमेंट का आना चाहिए वो आता नहीं था। हम यहाँ के टीडीओ से लड़ रहे थे, कलेक्टर से लड़ रहे थे कि सीधा फंड हमारे यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो लोग देते नहीं थे। जैसे ट्राइबल सब प्लान का फंड होगा, वो एक्टिविटी का फंड होगा, वो सीधे तरीके से हमको देते नहीं थे। अगर उनके कई तहसील में जो चुने हुए नहीं थे, ऐसे लीडर वहां पे जाएंगे गांधीनगर में और वो फंड लेके आएंगे, वो फंड भी रिलीज नहीं करते थे। अभी की बात की जाए तो 2017 में हम चुन के आए, 4 साल तक बड़े रास्ते के लिए हमें फंड, जो हमें एमएलए फंड को मिलना चाहिए वो मिला था। लेकिन 2022 में जिस जिस साल में इलेक्शन था, तभी के सब फंड रिलीज करना बंद कर दिया। जैसे अभी तक मेरे 20 करोड़ का फंड बड़े रास्ते के लिए अभी तक रिलीज नहीं किया। क्यों? एक ही कारण था कि इन्होंने काम बड़े रास्तों का किया नहीं है, यही बताने के लिए 1 साल के लिए हमारा फंड रिलीज नहीं किया था। और यहाँ के न्यूज़पेपर में भी आया था। सभी ऐसे कांग्रेस के विधायक थे 20 से 24 जिनको फंड अभी तक रिलीज नहीं हुआ। ये उनका प्रोपोगंडा है, उनका स्टाइल है कि जहां पे कांग्रेस के विधायक हो वहां पे उनको काम मत दो और डेवलपमेंट स्टॉप कर दो। यानी बाद में नाम आएगा क्या कि यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे, इसके लिए आपका काम नहीं हुआ। वो आप डबल इंजन में फिट नहीं होते ना भाई। अच्छा, ये तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या है हाल वहां पे। जैसे वन बंधु योजना तो सालों से डिक्लेयर हुई है, करोड़ों करोड़ रुपए उसमें डाले जा रहे हैं, तो कुछ रोड, रास्ता, जिसको कहते हैं पानी, बिजली, जीवन जरूरत की जो आमतौर पे जो चीजें जो सरकार को करनी चाहिए, जैसे हेल्थ सेंटर हो गए, है ना, रोजगार, ये सब क्या है वहां पे दक्षिण गुजरात में आदिवासी बेल्ट में? जरा आप बता दीजिए हो क्या रहा है वहां पे, तो विकास का समझ में आ जाए हमको कुछ। रोड रास्ते की बात की जाए, 2 गांव को जोड़ने के लिए जो रास्ता है वो बन नहीं रहा। 2 तहसील को जोड़ने के जो रास्ता है वो बन नहीं रहा। जैसे आपने बताया, आरोग्य सेंटर, प्राथमिक आरोग्य सेंटर यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे सीएचसी बन गए हैं, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे हमारे बांसदा में कॉटेज हॉस्पिटल तो बड़ा बना दिया। मैंने विधानसभा में ये बात रखी थी नितिन पटेल जी के सामने कि हमारे यहाँ पुराना जो राजा का महल है उसमें ही अभी कॉटेज हॉस्पिटल चल रहा है। तो उन्होंने हमारी बात सुनी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर होगा तो उसके पास मेडिसिन नहीं है। जैसे डेंटिस्ट है हमारे पास, तो डेंटिस्ट की चेयर जो होनी चाहिए इलाज के लिए वो नहीं है। जैसे दांत को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो नहीं है। हाँ, तो ये सब बाकी रखते हैं। और पानी की सिंचाई की बात की जाए तो बड़े बड़े डैम हमारे एरिया में बने हैं, लेकिन उनका जो सिंचाई का पानी वो हमें नहीं मिल रहा। और इलेक्ट्रिक की बात करें, जैसे पावर की बात करें, तो सिंचाई के लिए जो पावर हमें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। वो हमें 8 घंटे की बात बता रहे, लेकिन
4 घंटे भी नहीं मिल रही। और इनके कारण जो हम खेत बोते हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर जो मिलना चाहिए, यूरिया मिलना चाहिए, वो पूरे पूरे एरिया में नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स जो होता है, जो खेत के लिए होता है, वो मिलता नहीं है। हमारे जो बीज होते हैं, बीज, वो डुप्लीकेट बीज ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। और वो खेडूत को, जो किसान है, उसको 1 महीने के बाद पता चलेगा कि ये मेरा जो मैंने जो बीज बोया था वो डुप्लीकेट था। ऐसी परिस्थिति साउथ गुजरात में है। और एक आप बात बताना भूल गए, यहाँ की जो शिक्षा दाम है, जैसे प्राइमरी स्कूल, जी। वो प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन वो जैसे माधव सिंह सोलंकी के जमाने की प्राइमरी स्कूल है, वो जर्जरित है। वहां पे अगर आप जाओगे मॉनसून में, तो वहां पे पानी गिरेगा, वो छत भी गिर जाएगी। और जो आदिवासी क्षेत्र में इंग्लिश के टीचर, साइंस के टीचर, मैथ्स के टीचर होने चाहिए, वो है ही नहीं 1 से 8 में। और वो लड़का 8वीं पास करके 9वीं में जाएगा, और 10वीं में जैसे जाएगा वो फेल हो जाएगा इंग्लिश में, साइंस में और मैथ्स में। ये सरकार आदिवासी क्षेत्रों में ये टीचर को जो वहां पे लेना चाहिए वो लेती नहीं है। अभी 2019-20 में यहाँ की सरकार ने क्या बताया, गुजरात सरकार ने, कि स्कूल को मर्ज करना है। मर्ज यानी बंद करना। 1 से 5 तक की जो स्कूल थी उसको बंद करना है, और बड़े स्कूल में विद्यार्थियों, स्टूडेंट को वहां पे भेजना है। और 1, 2, 3 किलोमीटर तक वहां पे गांव में आप चल के वो पहले वाला दोहा, तो वह कैसे होगा। यहाँ पे मध्याह्न भोजन में, नवसारी जिले की बात कर रहा हूँ, मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील, वो मिड डे मील दोपहर को 1:30 बजे मिलता है। यहाँ नवसारी में वो एक एजेंसी, मुंबई की एजेंसी को दे दिया है। वो नवसारी में बनाते हैं रात को 12 बजे, और सुबह में 1:30 बजे तक वहां पे स्कूल में पहुंचाते हैं, और 1:30 बजे वो स्कूल में बच्चा खाएगा। वो कैसे चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि रात को 12 बजे बनाते हैं और दोपहर 1:30 बजे वो खिलाते हैं उस चीज को। हाँ, खिलाते हैं। और वो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सब्जी होती है वो दाल के साथ मिक्स होती है। एक टम्बलर आएगा जिसमें चावल होगा, एक दूसरा टम्बलर आएगा छोटा, उसमें रोटी होगी, और एक टम्बलर ऐसा आएगा जिसमें सब्जी भी होगी और दाल मिक्स होगा। हम वहां पे जाके बताएंगे सब्जी कहाँ है, तो दाल में है। अनंत भाई, आप इसको समझ नहीं रहे, इस चीज को। ये जो उनका सूत्र है सबका साथ, ये सब साथ में है ना, दाल भी साथ में है, सब्जी भी साथ में है, तो क्या परेशानी है आपको। तो चावल भी साथ में ही कर दो, रोटी भी साथ में कर दो, और सबको साथ में ऐसे करके उसको पीने के लिए दे दो। ऐसी यहाँ पे ऐसी बात रखी है। अभी एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे उज्ज्वला गैस योजना यहाँ पे डाली है, सबको मुफ्त में दे दिया, सिलेंडर दे दिया। रिफिल कराता है कोई? कोई रिफिल नहीं कराता, कोई रिफिल नहीं कराता। और वो लोग क्या करेंगे, अभी महिलाओं जो यहाँ पे छोटे हाट होते हैं, हाट बाजार, वहां पे जाएंगे और प्लास्टिक लेके घर पे आएंगे और प्लास्टिक जलाएंगे, तो उसका चूल्हा जलेगा। प्लास्टिक जलाते, बहुत खराब बात है ना, बहुत बुरी बात है प्लास्टिक जलाना। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि लकड़ी के धुएं से कैंसर होगा, लेकिन प्लास्टिक से नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, प्लास्टिक तो बहुत जहरीली चीज है, आप सब जानते हैं हम लोग। तो ये अगर केरोसिन बंद कर दिया, हमारे यहाँ पे केरोसिन मिल ही नहीं रहा, पूरे साउथ गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में केरोसिन नहीं मिल रहा। राशन की दुकान पे भी नहीं मिल रहा है क्या? अरे बंद कर दिया है ना, 3-4 साल से बंद कर दिया है। 5 लीटर केरोसिन राशन की दुकान से मिल रहा था, वो केरोसिन टोटल बंद कर दिया। तो लकड़ी कम से कम जलाते हैं, प्लास्टिक तो बड़ी जहरीली चीज है। लकड़ी कैसे जलाएंगे, अल्लाह, केरोसिन नहीं है। अगर लकड़ी जलाने के लिए दिक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, और लकड़ी पे प्लास्टिक रखेंगे और उसको जलाएंगे। कभी भी आप यहाँ पे आओ, आप किसी भी घर में घुस जाओ ऐसे ही, उसको बोलो सिलेंडर कहाँ है। आनंद भाई, मैं प्लान बनाता हूं, मैं आपके मत क्षेत्र में आता हूं, और सिर्फ आपके मत क्षेत्र में नहीं,
मैं आपके मत क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं, मैं जाता हूं, मैं वहां भी जाऊं और लोगों से मिलूं और एक्चुअली देखूं क्या हो रहा है वहां पे जमीन पर, है ना। आप कभी भी आओ और हमको बताओ, चलो मैं मुझे घर ले जाओ, तो हमारे यहाँ कोई भी लड़का वहां पे ले जाएगा। उसके यहाँ पे चूल्हे के बाजू में प्लास्टिक की थैलियां पड़ी होगी, उसको कुछ नहीं बताना, उसको बताओ कि चूल्हा जलाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, ऐसा बताओगे ना तो वो ऐसे ही चूल्हा जलाएंगे। ये तो बड़ा आप ये थोड़ा, मैं इसको सुन के तो और थोड़ा मैं परेशान हो गया कि फिर ये भी हमें केरोसिन नहीं मिल रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है। ये तो गजब है, ये तो बड़ा गजब मामला है पूरा। अच्छा, तो इसका क्या होता है इस, जैसे ये तो आपने बता दिया प्लास्टिक वाला और रिफिल नहीं हो रहा है, आपने बता दिया। शौचालय का क्या मामला है ये बताइए। शौचालय तक, शौचालय यूं ही कागज पे ही लिखा है सब शौचालय। मतलब कि नहीं बना है कुछ। नहीं बनाया, बनाया है तो उसका स्टोर रूम बना दिया है। अभी शौचालय में थोड़ा मोटा आदमी जाएगा तो वो निकलेगा नहीं उसकी साइज के हिसाब से। क्या क्या बात कर रहे हाँ, हैं। ऐसा शौचालय है। तो तो मतलब वो जो स्वच्छ भारत वाली बात है हमारी, तो वो घर घर शौचालय वाला मामला आदिवासी इलाकों में नहीं है, ये कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, घर घर शौचालय तो है, अच्छा। लेकिन वो यूज करने वाला शौचालय नहीं है, वो स्टोर रूम का शौचालय है। वो शौचालय में लकड़ी होगी, वो शौचालय में स्टोर रूम होगा। अगर शौचालय होगा, उनको बताएंगे, आप आके उनको पूछना, तो वो बोलेगा कि सेफ्टी टैंक नहीं है। शौचालय है तो पानी का नल नहीं है, तो वो शौचालय का क्या मतलब। अच्छा, ये है पूरा मामला। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहते हैं आनंद भाई हम आपसे कि तो फिर ये रोजगार का क्या मामला है। जमीन तो है छोटी छोटी, आपने कहा बहुत कम जमीन है वहां पे, तो आदिवासी हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे भाई हैं, वो रोजगार को लेकर क्या हो रहा है वहां पे पूरा। मनरेगा योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मनरेगा में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने को जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब मशीनरी से काम होता है। और यहाँ से जैसे शुगर कैन के लेबर है, यहाँ से दूसरी जगह पे जाते हैं। डांग के जो लेबर है वो दूसरी जगह पे जाते हैं, लेकिन जो रोजगारी उनके यहाँ मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। इसी वजह से वो लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, गन्ने के खेत में जाते हैं, पॉम ग्रेनेट जो कच्छ में होते हैं उसके खेत में जाते हैं, ग्रेप्स जो महाराष्ट्र में होती है उसके खेत में मजदूरी के लिए जाते हैं। लेकिन उनके गांव में जो रोजगारी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खेत मजदूर है और खेती करते हैं। उनकी महिलाएं पशुपालन का व्यवसाय करती हैं, लेकिन उनको जो दूध का भाव मिलना चाहिए, उसकी प्राइस मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे वलसाड़, नवसारी, डांग के लिए वसुधरा डेयरी है, और वसुधरा जो है, जो यहाँ के पशुपालक को जितना फैट का भाव मिलता है, प्राइस मिलती है, तो हमारे बाजू में सूरत डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सुमुल है, तो वो सुमुल ज्यादा भाव देती है, 35 रुपये देती है। और हमारे यहाँ 1 लीटर का जो फैट का भाव 28 रुपया होता है। और जो हम लेने जाते हैं, जब जो आपने बोला दूध की थैली लेने जाते हैं, आपने बोला 28 रुपये, 28 रुपये में कितना मिलता है, 500 ml। 500 में 500 ml 1 लीटर के लिए कितना, 56 रुपए। या 60 रुपीज, 56 रुपये। और वो बिना फैट का, बिना फैट का। अब बिना पेट का। और हम जब दूध भरने के लिए जाते हैं तो उनको फैट चाहिए, बिना फैट का दूध तो वो लेते ही नहीं। उन्हें वो लेते नहीं। हाँ, लेकिन स्टैंडर्डाइज जब हुआ अमूल के नाम से, जब थैली लेने जाएंगे अब, तो अमूल के नाम से मिलेगा। यानी आप सूरत में थैली लो, बांसदा में थैली लो दूध की, तो एक ही प्राइस है। लेकिन हम जब भरने के लिए जाते हैं तो लेने के लिए वसुंधरा में जाते कम है। हैं। हाँ हाँ, हाँ तो लेने का भाव भी एक ही होना चाहिए ना, हाँ, एक ही वो होना अलग अलग चाहिए। क्यों। हाँ, फैट के हिसाब से भाव मिलना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे सभी जगह पे अलग अलग है। लेकिन जब हम लेने जाएंगे, सूरत में लेने जाएंगे तो भी एक ही भाव, प्राइस। बांसदा में लेने जाएंगे तो एक ही प्राइस। यानी बेचना हो तो ज्यादा प्राइस, लेना हो तो कम कम प्राइस। ऐसा क्यों।
ऐसे इसके लिए हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए सेलवास, दादरा नगर हवेली और बड़ी सिटी में कंपनियों में जाते हैं। उसको भी अभी आउटसोर्सिंग का जमाना है, उनको भी पढ़ लिख के भी इंजीनियर बन जाएगा, फिर भी उनको 8,000 की सैलरी लेनी पड़ती, बस आउटसोर्सिंग में। और उनको बाद में कई साल काम करो, उसको बाद में निकाल दिया जाएगा, फिर से वो खेत में आ जाएगा पढ़ लिख के। इसीलिए आदिवासी क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, आपने बताया वन बंधु योजना, तो ये वन बंधु योजना का अभी आप 20 साल का टारगेट लगा दो, हमको 1-1 करोड़ भी, हम एक फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएगा, इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन कर दिया। डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारी स्कूल अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ डिप्लोमा कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ITI है, उससे ज्यादा। हाँ, आवा डांग में साइंस कॉलेज है, लेकिन प्रोफेसर कितने हैं? वहां पे प्रोफेसर नहीं है। तो अनंत भाई, हमको एक चीज आप बता दें, हम तो बड़े परेशान हैं जब से रिजल्ट आया है, तब से हम समझ की कोशिश कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। तो अगर ये सब नहीं है, ये सब चीजों की कमी है, तो आदिवासी भाई बहनों ने इतने वोट देके इस पार्टी को जिता कैसे दिया, ये बताइए हमको। कि आप मानते हो इतने वोट आदिवासी क्षेत्रों में मिलेंगे उनको? नहीं, हम तो नहीं मानते थे, हम तो तभी हम बोल भी रहे नहीं थे। मान रहे, हम भी नहीं मान रहे, लेकिन एक फैक्टर इन्होंने किया, आम आदमी पार्टी का हमारे यहाँ डाल दिया। हमने एक फैक्टर को उस समय बोलते थे कि एक अलादीन का जिन हो सकता है, चिराग वाला, जो पूछे कि क्या बोलो, क्या हुक्म है मेरे आका, और हाँ, आका बोल दे कि बस हमको 156 सीटें चाहिए, और जिन दे दे के जो हुक्म मेरे आका। हमको एक ये, तो हमने जो है ईवीएम पर बहुत सवाल उठाए। इसके बाद हम पहले इस चीज को नहीं मानते थे। हमारे बहुत सारे दर्शक ये भी कहते हैं कि मयूर भाई आप इसको छोड़ दीजिए। हमने कहा नहीं, देखिए, छोड़ने का मतलब नहीं होता है ये। हमको अब बड़ा लॉजिकल डाउट हो रहा है। हमने कुछ उस पर कार्यक्रम भी किए, और मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो सैम पित्रोड़ा साहब से लेके बहुत सारे और मतलब तथ्यपूर्ण कार्यक्रम किए और बड़ा लॉजिकल किया, तो हमको अब ये लग रहा है कि ये चक्कर हो सकता है। और हमको एक चीज ये भी जानने को मिली है, क्योंकि देखिए हमारे दोस्त तो हर जगह हैं, तो हमको एक चीज ये भी जानने को मिली है कि जब पहली मीटिंग हुई थी परिणाम के बाद आप लोगों की, अनंत भाई, आप जवाब दे ना दे आपकी मर्जी है, मैं उस पर फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हमको ये पता चला कि जब ये कहा गया तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब जो चुनाव लड़ रहे थे, सबने ईवीएम की बात कही, लेकिन जगदीश ठाकुर साहब ने बोल दिया कि इस पर नहीं, इसके अलावा बोलो। ये हमको पता चला हुआ है। आप कहना चाहें तो कुछ कह सकते हैं, नहीं कहना चाहें तो हम जोर नहीं करेंगे। नहीं, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर हम ईवीएम पर ही सब डाल देंगे तो कैसे चलेगा? हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं हार जाता ईवीएम की वजह से, तो मेरे लोग क्या करेंगे? तो वो आक्रोश जो होना चाहिए लोगों में, अगर ऐसा सोचो कि अनंत पटेल हार गया, इतने लोगों के साथ था फिर भी हार गया, तो मेरे लोगों के साथ में रास्ते पे नहीं बैठ सकता? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन उसी दिन मैंने ये भी कहा था कि अगर ये गुजरात की जनता ने इनको जिताया है, तो जनता निकलनी चाहिए सड़क पे, पटाखे फोड़ने चाहिए, ढोल पीटने चाहिए, मिठाइयां जो है बांटनी चाहिए, क्योंकि तो जनता का विजय है पूरा। ये तो जनता ने खुद अपने आप को जिता दिया। हमने कहीं कोई उत्साह का वातावरण नहीं, लोग शॉक थे। लोग छोड़िए, कुछ उम्मीदवारों को मैं जानता हूं बीजेपी के, वो परेशान थे कि ये मैं कैसे जीत गया। उनको समझ सही नहीं है, आया था कि कैसे जीत गया मैं। तो सही है। ये भी एक बात है। तो चलिए ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन इस मुद्दे को मैं थोड़ा गंभीरता से ले रहा हूं कि इसमें कुछ तो है, इस गड़बड़ है इसमें कुछ, और पॉसिबल है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हालांकि आप जैसे जुझारू लोग जीते हैं, आप जीते हैं। जिग्नेश एंड तक, जिग्नेश तो बहुत पुराने मित्र है मेरे, और एंड तक वो हार रहे थे, एंड तक। फिर बाद में वो जो है कुछ कम वोटों से लेकिन जीत गए वो। तो कुछ लोग तो हैं आपसे, आप भी जीते हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी जीते हैं, तो वो एक बात तो है बिल्कुल। तो भाई अब हम तो आशा करते हैं ये कि आप, भले ही कुछ कम चंद ही लोग क्यों ना हो, हम हमारा काम करते रहेंगे। जो सत्ता को सवाल पूछना है वो तो हम कभी छोड़ नहीं सकते, हम पहले से यही कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जितने
लोग, बहुत कम चंद लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं आप, वो विधानसभा में या विधानसभा के बाहर भी जो आप पर भरोसा रखा है आपके वोटर्स ने और जनता ने, तो उसको आप बिल्कुल जो है सार्थक कीजिएगा। और हम आएंगे आपके मत क्षेत्र में, और हम मिलना चाहेंगे, लोगों से बात भी करना चाहेंगे। तो ये भी हम आज तय कर रहे हैं। तो अनंत भाई, आपने समय निकाला, हम आपसे समयांतर बात करते रहेंगे, आपको समय निकालना होगा हमारे दर्शकों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा करें आपकी जनता के लिए, आपके वोटर्स के लिए, ये हमारी शुभेच्छा है आपको। तो थैंक यू वेरी मच आनंद भाई, आपने बहुत खुल के थैंक बात यू, की हमसे। बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद, मयूर जी, बहुत बहुत। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।